मौजूदा दौर साइंसी दौर है जिसमें ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में साइंस अपनी तमाम तर तरक्कियात और इंकशाफात के साथ जलवागर है। देखा जाए तो हर साइंसी ईजाद के पीछे किसी साइंसदान का दिमाग कारफरमा होता है जो अपने गर्दोपेश में फैले हुए बेशुमार पेचीदगियों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश के दौरान वो ऐसी अजीब व गरीब और दिलचस्प मुफीद मालूमात भी फराहम करता है जो बाद में आम लोगों को साइंस के नुकात और हक़ाइक़ समझने में मदद देती हैं। हमारे मुल्क ने भी साइंस के मैदान में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए तरक्की और फलाह बहबूद की राहें हमवार की हैं। खुशामदीद ख़वातीन के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात डॉक्टर सोमदत्ता सेन से होगी। द सेंटर फॉर जीनोमिक एप्लीकेशन नई दिल्ली के शोबा प्रोटियोमिक्स की सरबराह डॉक्टर सोमदत्ता सेन की ज़िंदगी का मकसद है कि एक ख़ास बीमारी की शनाख्त के लिए कम अज़ कम एक ऐसे प्रोटीन को पहचानने में कामयाब हो जाएं जो बीमारी के दौरान जिस्म खारिज करती है और जिसके कम या ज़्यादा मकदार में बनने की वजह से बीमारी पैदा होती है। डॉक्टर सोमदत्ता सेन अपनी साइंसी सलाहियत मेनिंजाइटिस की बीमारी पर ख़ास तौर पर इसलिए मरकूज़ कर रही हैं कि अव्वल तो इसका इलाज फ़ौरन शुरू होना चाहिए और दूसरे ये कि अगर वक्त पर सही इलाज ना किया गया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। चूँकि मेनिंजाइटिस के लिए आजकल जो जांच दस्तयाब है उससे ये पता लगाना मुश्किल होता है कि इंसान किस किस्म की मेनिंजाइटिस का शिकार है। लिहाजा डॉक्टर सोमदत्ता सेन अलग अलग तरह की मेनिंजाइटिस की फौरी शनाख्त के लिए बीमारी की वजह से जिस्म में प्रोटीन की बदली हुई शक्ल पर तहकीक में मसरूफ़ हैं ताकि अलग अलग मेनिंजाइटिस के लिए अलग अलग प्रोटीन को पहचाना जा सके। प्रोटियोमिक्स में मेरा दिलचस्पी हुआ 3-4 साल पहले से मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया और फिर एक्चुअली मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने अपना पीएचडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया। फिर मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ज्वाइन किया जहाँ के डायरेक्टर उस टाइम प्रोफेसर एस के ब्रह्मचारी थे जो अभी DGCSIR है। तो उन्होंने पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चरल बायोलॉजी पे काम कर रही थी पॉलीग्लूटामाइन रिपीट डिसऑर्डर पे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला अब तुम प्रोटियोमिक्स लैब सेटअप करो, और क्योंकि मैं काफ़ी मास स्पेक्ट्रोमेट्री करती थी तो उससे उनको लगा कि मैं शायद प्रोटियोमिक्स में अच्छा कर सकती हूँ, और उन्होंने ही मुझे बोला तुम TCGA में जो कि उस टाइम बन रहा था तो उसमें तुम प्रोटियोमिक्स फैसिलिटी सेटअप करो। और फिर 2 साल पहले ये फैसिलिटी सेटअप हुआ और जिसमें हमने सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से किया क्योंकि इंडिया में प्रोटियोमिक्स इतना था नहीं, प्रोटियोमिक्स टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तो हमने सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच शुरू किया। और अभी एट प्रेजेंट हम अराउंड 100 इंडियन लैब के साथ काम कर रहे हैं, मतलब उनके साथ कोलैबोरेशन है या कमर्शियल बेसिस पे काम चल रहा है। तो 2 साल में हमने काफ़ी तरक्की की है, देखते हैं आगे कैसे होता है। प्रोटियोमिक्स का साइंसी तस्वुर क्या है? हम एक सेल से पैदा होते हैं ना, तो ये जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे एक सेल में चला जाता है, उसमें DNA नाम की चीज़ एक और मुसीबत है जो ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो DNA तो ट्रांसफ़र हो जाती है, तो और DNA है क्या, इट इज़ मेड आउट ऑफ 4 बेसेस है ATGC। आप देखेंगे DNA को आपको लगेगा कि ये कुछ अजीब सा कुछ लिखा हुआ है और उसमें सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट हैं और सारा हमारा इतिहास लिख दिया उसमें 4 अल्फ़ाबेट लेके, ठीक है। तो उसका मतलब कुछ होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो जाती है वो तो ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो गया। DNA हमारा पूरा उसका इन्फॉर्मेशन है कि एक सेल से पूरा आदमी बना दे, ठीक है। सो ये DNA जो है हर जगह एक जैसे चीज़ें नहीं करती। जैसे कि सर के जो सेल्स है वो बाल उगाते हैं, यहाँ के जो सेल्स है वो नेल्स उगाते हैं,
बाल नहीं उगाते, तो ये पता कैसे चलता है कि डीएनए को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जब काम डीएनए क्या करती है, हर सेल में एक जैसे प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करती है। जीने के लिए एक सेट प्रोटीन ज़रूरी है जो सेल को जीना है, बढ़ना है। लेकिन अगर जो लिवर सेल है, जिसको लिवर सेल बनना है, उसको वो जो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है जो किडनी सेल को बनाते हैं। तो डीएनए पहचान जाती है कि ये लिवर सेल है, सो हम सिर्फ इसमें ये बनाएंगे। सो इसी तरह जो डीएनए एक ही सेल से आ रहा है, वो सारे प्रोटीन नहीं बनाते हर सेल में। सो प्रोटियोमिक्स में जब हम जो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वही यही है कि कौन सी सेल में कैसे प्रोटीन है। वो एक बात फंडामेंटल बात होगी कि हम पहचान लेंगे कि हाँ अगर किडनी सेल लेंगे तो अब उसमें ये सब प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये सब मिलेगा। ज़्यादातर 80% 70% प्रोटीन जो है वो कॉमन होंगे सारे सेल्स में, लेकिन वो जो 30% 20% के जो प्रोटीन्स है वही वो सेल को वो बनाते हैं जो वो है। सो फंडामेंटली हमें अंडरस्टैंड ये प्रोटीन्स का करना पड़ेगा। जो हमारा डीएनए का अंडरस्टैंडिंग है वो कितना दूर प्रोटीन में हो रहा है। ऊपर से प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड से नहीं बने होते हैं। प्रोटीन बनने के बाद उनका फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, फॉस्फोरिलेशन होती है, ग्लाइकोसिलेशन होती है, तो उसमें वो प्रोटीन और भी फंक्शनल हो जाता है। अगर फॉस्फोरिलेशन नहीं है तो फंक्शनल नहीं रहता, कभी फॉस्फोरिलेशन होता है तो फंक्शनल होता है। तो हमें वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कब क्यों कैसे ये प्रोटीन फंक्शनल बन गया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटियोमिक्स बेसिकली है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन्स है उसको आइडेंटिफाई करना, उसका पहचान, इसको प्रोटियोमिक्स बोलते हैं। और प्रोटियोमिक्स के जो ब्रांच है उसको जैसे अलग अलग उसके ब्रांचेस है, जैसे सेल मैप प्रोटियोमिक्स, जिसमें प्रोटियोमिक्स किस पोजीशन पे है, प्रोटीन किस पोजीशन पे है सेल में वो पता चलता है, और प्रोटीन का क्या फंक्शन है बॉडी में वो पता चलता है। प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन होता है, पर एक प्रोटीन दो प्रोटीन के अंदर के इंटरेक्शन है वो पता चलता है। सो ये है प्रोटियोमिक्स। और फिर ड्रग और प्रोटीन का जो इंटरेक्शन है वो पता चलता है प्रोटियोमिक्स से। सो ये अलग अलग ब्रांचेस है प्रोटियोमिक्स के। और प्रोटियोमिक्स को यूज़ किया जा सकता है बायोमार्कर के लिए। कोई भी किसी भी बीमारी में कोई प्रोटीन होता है जिसका अमाउंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो प्रोटियोमिक्स को उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। और काफ़ी काम आजकल हो रहा है, जैसे कैंसर प्रोटियोमिक्स में काफ़ी काम हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में हो रहा है काम। और हम इसको यूज़ कर रहे हैं मेनिंजाइटिस में कोई बायोमार्कर डेवलप करने के लिए। कुछ अगर हमें ऐसे प्रोटीन मिल जाता है जो कि इसका अमाउंट बढ़ता है डिजीज़ प्रोसेस में, और उसको उस प्रोटीन से हमें पता चल सकता है कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस है, तो उसको एज ए डायग्नोस्टिक किट डेवलप किया जा सकता है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है प्रोजेक्ट का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुम्हारे दम से परोसा है शम्मे इल्मो हुनर, शम्मे इल्मो हुनर। तुम्हारे दम से परोसा है शम्मे इल्मो हुनर। खुशामदीद प्रोटियोमिक्स की टेक्निक दरअसल क्या होती है? जैसे प्रोटियोमिक्स में डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे किसी भी सिस्टम में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो पहले प्रोटीन को सेपरेट करना पड़ता है। हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उससे प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है, फिर प्रोटीन को उस जेल में से कट करके फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर एंजाइम से, जिसको ट्रिप्सिन बोलते हैं। और फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। जैसे मैंने आपको दिखाया, डिफरेंट मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे माल्डी टॉफ है, LCMS है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है। माल्डी टॉफ नाम की मशीन आपकी तहकीक में कैसे कारगर साबित हो रही है? माल्डी टॉफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है प्रोटियोमिक्स में। माल्डी का मतलब है मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, और टॉफ का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे पेप्टाइड है, प्रोटीन है, उसको मिक्स किया जाता है एक मैट्रिक्स के साथ। इसको कहते हैं लाइट एब्जॉर्बिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेज़र लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसको उसके साथ पेप्टाइड को मिक्स किया जाता है। इससे ये आसानी होता है कि जितने भी लेज़र फॉल कर रहे हैं मोस्टली वो मैट्रिक्स एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है। इससे ये होता है कि जैसे कोई भी प्रोटीन है, पेप्टाइड है, वो मैट्रिक्स के साथ मिक्स होके वो आयनाइज हो जाता है, और उसके जो आयंस होते हैं वो एक लंबा सा फ्लाइट ट्यूब होता है, उसके अंदर से, आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट काफ़ी लंबा सा है, उसके अंदर से पास करता है और एक जगह पे डिटेक्टर में जाके डिटेक्ट होता है। उससे फिर एक जैसे उसका जो जितना टाइम लगा है उसके बेसिस पे एक प्लॉट किया जाता है इंटेंसिटी और मास का। उससे हमें प्रोटीन या पेप्टाइड का मास पता चलता है, और उससे काफ़ी आसानी हो जाता है प्रोटीन या पेप्टाइड आइडेंटिफाई करना। उसको एक तभी वो जैसे डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा, उसको फ्लाइट ट्यूब जो होता है लंबा सा, उसके अंदर से वो जाता है, वो डिटेक्टर में डिटेक्ट होता है इन द आयनाइज्ड फॉर्म। फिर उसको एक प्लॉट किया जाता है इंटेंसिटी का और एक उसका मास का, और उससे हमें पता चलता है उसका मास। हाँ, वो कैमरा से वो अंदर जो हो रहा है, जैसे हमने एक प्लेट डाला अंदर और उसको देख रहा है, सैंपल का पोजीशन देख रहे हैं, उससे हमें पूरा अंदर जहाँ सैंपल है उसका पोजीशन पता चलता है, और वहाँ हम उस बेसिस पे जहाँ पे हमें लगता है कि मैट्रिक्स का क्रिस्टलाइजेशन अच्छा हुआ है वहाँ पे हम लेज़र लाइट से स्ट्राइक कर सकते हैं। उससे हमारा पैटर्न रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मास का पता चलने से हम क्या करते हैं, वो जो मास के जैसे एक प्रोटीन को हम डाइजेस्ट करके पेप्टाइड बनाते हैं, और पेप्टाइड से उसके जो मासेज आते हैं, जैसे 10 मास है, उसको हम डेटाबेस में भेजते हैं, और डेटाबेस में ऑलरेडी कुछ कुछ प्रोटीन आइडेंटिफाइड होते हैं, उसके एक लिस्ट ऑफ मासेज होते हैं। हम उस डेटाबेस के साथ कंपेयर करके हमें प्रोटीन आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है। ये सिर्फ एक लिस्ट ऑफ मासेज जनरेट करता है जो डेटाबेस में हमें बताएगा कि ये प्रोटीन कौन सा है, क्योंकि डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड सम डेटा होता है, उसके साथ कंपेयर कर वो एक जैसे उसके जो मासेज है वो हमें बताता है कि इस पेप्टाइड ये मासेज है, वेट, हाँ, जो उससे हम उसको डेटाबेस में भेजते हैं, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग। हम उसको डेटाबेस में भेजते हैं, और डेटाबेस में भेजने से उससे हमें, क्योंकि डेटाबेस में ऑलरेडी लोडेड होते हैं कुछ डेटा, कुछ मासेस, कुछ, तो उसके साथ कंपेयर करके हमें प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन पता चलता है। जिस्म में बीमारी की वजह से प्रोटीन की बनावट में तब्दीली पर तहकीक से आप किस सच्चाई की तलाश कर रही हैं? हमारे इसमें तो प्रोटियोमिक्स में जो आता है बेसिकली प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए, मतलब जैसे कोई भी प्रोटीन है वो पेप्टाइड से बना होता है, पेप्टाइड्स डिफरेंट अमाइनो एसिड से बना होता है, तो वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो जानना चाहते हैं। तो ये एक होता है मेनली प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन। फिर उसका प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, क्या वेट क्या है प्रोटीन का, वो पता करने के लिए आते हैं। ये तो प्रोटियोमिक्स का हो गया काम। बराह करम थोड़ी वजाहत करें। जैसे बॉडी में कोई भी प्रोटीन होगा, जैसे किसी को कोई डिजीज़ है, उसको एक ड्रग दिया जा रहा है, पर हमें ये देखना पड़ेगा वो ड्रग कौन से टारगेट, कौन से प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर रहा है। कोई भी मेडिसिन जैसे लिया जाता है तो वो किसी टारगेट के ऊपर एक्ट करता है। तो जैसे इस प्रोटियोमिक्स टेक्निक से हमें वो टारगेट पता चल सकता है, तो उससे काफ़ी जैसे वो ड्रग को इम्प्रूव किया जा सकता है, और हमें कैसे ट्रीटमेंट का क्या असर है वो भी हम मॉनिटर कर सकते हैं प्रोटियोमिक्स टेक्निक से। और जैसे कोई भी डिज़ीज़, जैसे किसी को कोई डिज़ीज़ हुआ है, वो डिज़ीज़ बढ़ रहा है, घट रहा है, वो भी प्रोटियोमिक्स टेक्निक से पता चल सकता है। टारगेट से आपकी क्या मुराद है? जैसे टारगेट है, जैसे कोई भी ड्रग है, वो किसी टारगेट के ऊपर, टारगेट पर तो कोई प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, तो वो आइडेंटिफाई हो सकता है प्रोटियोमिक्स टेक्निक। तो क्या इससे ये नतीजा अखज़ किया जाए कि हर टारगेट के लिए अलग अलग दवाओं का इंतखाब किया जाएगा, या अलग अलग दवाएं बनानी पड़ेंगी? नहीं, अगर उसका कॉज अगर डिफरेंट है, अगर कॉज डिफरेंट है तो ड्रग भी अलग होना चाहिए। जैसे माइग्रेन होता है, माइग्रेन पेन होता है, नॉन माइग्रेन पेन होता है, माइग्रेन का दवाई अलग होता है, और अलग तरीके के हेडेक का डिफरेंट तरीके का मेडिसिन होता है। अगर कॉज अगर डिफरेंट है तो उसका मेडिसिन भी डिफरेंट बनेगा। तो कोई भी प्रोटियोमिक्स या जीनोमिक्स, कोई भी टेक्निक से हमें ये पता करना पड़ेगा कॉज क्या है। दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, खुशामदीद ख़वातीन।
आपकी नज़र में प्रोटियोमिक्स के मौजू पर मुताले और तहकीक के क्या फ़वाइद हैं? प्रोटियोमिक्स एप्लीकेशन मेनली है बायोमार्कर आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर कोई भी जैसे बीमारी है उसको उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए हो सकता है, या कोई भी जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको मॉनिटर किया जा सकता है कि ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट अच्छा है या नहीं। और फिर प्रोटीन और ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे अगर हमें पहले से पता चल जाए किसी को कैंसर है, वो अगर जैसे हमें थोड़ा सा भी इंडिकेशन जब भी हो तभी अगर पता चल जाए, कोई ऐसा बहुत सेंसिटिव मार्कर हो जिससे कि बहुत पहले से पता चल जाए, तो जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको बहुत जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है, और तो थोड़ा ट्रीटमेंट ईजी हो जाएगा और थोड़ा लाइफ सेव होने का चांस बढ़ जाएगा। प्रोटियोमिक्स की जानकारी के इस्तेमाल से मुल्क में सेहत आम्मा की बेहतरी के लिए और क्या मुमकिनात हैं? हम सोचते हैं कि ये भारत देश में तो बहुत सारा इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जैसे कि मलेरिया है, कि फाइलेरिया है, लेशमेनिया है, एमटीबी है, और बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। पर ज़्यादातर इंडिया का बर्डन जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ ही है। अंतर्देशीय जो दवाई कंपनियां हैं उनको इसके लिए दवाई बनाने के लिए कुछ उनको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि पोर मैन हाउ मच इज गोइंग अंडर अंटिल दे मेक अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल, वी नॉट टॉक अबाउट दैट। सो ज़्यादातर की जैसे कि आप देखिए ना, ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो दवाई बनी है वो 25 साल पुरानी है, उसके बाद तो कुछ दवाई बनी ही नहीं। लेकिन आप अब देखेंगे कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन के लिए हर साल दवाई आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत मार्केट है। इन दिनों आपकी तहकीक का मरकज़ क्या है? अभी एक हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, वो मेनिंजाइटिस पे है और मैं उसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। और वो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के साथ। और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि प्रोटियोमिक्स टेक्निक यूज़ करके कैसे अलग अलग फॉर्म के मेनिंजाइटिस है जिसके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, जैसे बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोअल है, उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाए, क्योंकि उससे काफ़ी आसानी हो जाएगा क्लिनिशियन को, जल्दी से उनको पता चल जाएगा कि कौन से पैथोजन की वजह से ये डिजीज़ हो रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से जो मेनिंजाइटिस होता है उसका ट्रीटमेंट भी बहुत डिफरेंट होता है। जैसे टीबी मेनिंजाइटिस है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और जैसे कोई वायरल मेनिंजाइटिस है उसका ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। बट ये प्रॉब्लम आती है कि उसमें सिम्टम्स बहुत सिमिलर होते हैं, इसलिए हम ये ट्राई कर रहे हैं अगर कुछ ऐसे मार्कर हमें मिल जाए जिससे क्लिनिशियंस आराम से ये पता कर सके कि कौन सा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो उनका थोड़ा ट्रीटमेंट प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और मतलब डायग्नोसिस भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और अगर कुछ मार्कर हमें मिलता है, हम फ्यूचर में ट्राई करेंगे कि उससे कोई डायग्नोस्टिक किट बनाया जाए। मार्कर मतलब कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसे कंपाउंड जो ब्लड में या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में या किसी भी टिश्यू में बढ़ जाता है या कम हो जाता है, घट जाता है कोई डिज़ीज़ में, और वो मार्कर बहुत अच्छा माना जाता है जो बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक डिजीज़्ड इंडिविजुअल में और एक हेल्दी इंडिविजुअल में। और ये भी होना चाहिए कि मार्कर बहुत रेडिली एक्सेसिबल बॉडी फ्लूइड में से मिलना चाहिए, जैसे ब्लड और जैसे स्पूटम, या जैसे आँखों के प्रॉब्लम के लिए आजकल टेयर प्रोटियोमिक्स भी किया जा रहा है। तो कोई भी ऐसे अगर इन्फेक्शन आँख में है तो टेयर को देख के उसका प्रोटियोमिक्स टेक्निक यूज़ करके उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कौन सा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। तो काफ़ी काम हो रहा है, और जैसे प्रोटियोमिक्स आगे बढ़ रहा है लगता है कि कुछ सालों में कुछ ऐसे अच्छा कोई मार्कर मिल जाएगा डिफरेंट डिजीज़ के लिए। मार्कर से आपकी क्या मुराद है? मार्कर का मतलब है या एक पैटर्न होती है कि ये 4 प्रोटीन जो है या 4 जीन्स हैं जो अप रेगुलेट होते हैं, वो बढ़ जाते हैं वो टाइम में, और ये 4 चीज़। हाँ, तो हम सोचते हैं कि चलो चारों को लेके पता करते हैं कि हर जगह होगा कि नहीं। और ये चीज़ ऐसी भी है कि ज़्यादातर नंबर में वैलिडेट करना पड़ता है, और जो यूरोप में और यूएस में डिस्कवर किया गया वो सच्ची इंडियन पॉपुलेशन में वैलिड है कि नहीं वो भी देखना पड़ता है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन
You know, science, that's what it is. Science is something which you have to do. इसमें डिबेट का ज़्यादा महत्व नहीं है. हमको वही सेट ऑफ जीन्स लेना है और इंडियन पॉपुलेशन में चेक करना है कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वही पैटर्न यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. आपकी तजर्बागाह दूसरे तजर्बागाहों से मुख्तलिफ यूँ दिखती है कि दूसरे हयातियाती तजर्बागाहों में इतने बड़े बड़े कंप्यूटर नहीं होते हैं, यहाँ क्यों हैं? हाँ, क्योंकि TCGA जो है इसमें ऐसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं बायोलॉजिकल फील्ड में. उसमें जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, माइक्रो एरे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस बहुत कुछ होता है. सारे एक ही जगह पे हो रहा है और हम इंडिया में जितने भी लैब्स हैं उन सबको बायोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ऐसे ये TCGA एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि 4 साल पहले बना था और बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है. इंडस्ट्री और लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें जो भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, DST-CSI ने प्रोवाइड किया है. और यहाँ पे जितने लोग हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो प्राइवेट कंपनी के अंडर है. और यहाँ पे जैसे सैम्पल्स आते हैं अलग अलग लैब से और उनके पहले ये होता था कि साइंटिस्ट अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को प्लान करते थे, उसके बाद उसको पूरा लैब फैसिलिटी सेटअप करते थे, लोगों को ट्रेन करते थे, उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते थे. पर अब क्या हो गया है, मतलब TCGA में हम क्या कर रहे हैं, पूरा सेटअप यहाँ पे है. उनको सिर्फ अपना सैम्पल भेजना पड़ेगा, हम पूरा एनालिसिस करेंगे, सब पूरा डेटा जनरेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे. यहाँ पे सारे वेल ट्रेंड है, काफ़ी अच्छे उनके ट्रेनिंग हुए हैं. तो फिर पूरा डेटा जो जनरेट होता है उनको भेज देते हैं. सो ये कैसे हेल्प करता है साइंटिस्ट को, बहुत जल्दी उनका डेटा एनालाइज हो जाता है, प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो जाता है, तो काफ़ी हेल्प होता है उनको. तुम्हारे नक्शे कदम से मिलेगा आज़मे सफर, तुम्हारे नक्शे कदम से मिलेगा आज़मे सफर, खुशामदीद ख़वातीन. मुल्क के मुख्तलिफ तजर्बागाहों से बीमारी के नमूने या सैम्पल्स यहाँ क्यों आते हैं? क्या वो खुद इन नमूनों की जांच नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि इतने सारे फैसिलिटी एक जगह पे नहीं है और कहीं पे. जैसे यहाँ पे DNA सीक्वेंसिंग भी हो रहा है, प्रोटियोमिक्स भी हो रहा है और जैसे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, बहुत कुछ यहाँ पे एक जगह पे हो रहा है. और इतने जैसे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हर लैब में वो मुश्किल होता है, एक्वायर करना भी मुश्किल होता है. प्लस इसमें बहुत अच्छा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. जो भी इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए वो. तो वो इसलिए रिज़ल्ट्स यहाँ थोड़ा बेटर आते हैं और बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं. पहले लोग साइंटिस्ट बाहर भेजते थे क्योंकि प्रोटियोमिक्स फैसिलिटी इतना डेवलप था नहीं इंडिया में, तो सारे सैंपल्स बाहर भेजते थे, तो वो काफ़ी टाइम भी लगता था और एक जो इतना हेल्प नहीं मिलता था, वो बाहर करके फिर रिज़ल्ट्स भेज देते हैं. पर यहाँ पे ये होता है कि साइंटिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं. प्लस हम काफ़ी कोलैबोरेशन भी करते हैं विद रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ हमारे कोलैबोरेशन है. विद प्लेसेस लाइक NII, ICG भी हमारा काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत सारे CSI, नॉन CSI लैब्स हैं. डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्रोटियोमिक्स के साइंस में क्या निस्बत है? हाँ, उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में वो देखते हैं कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्लाज्मा या CSF पे काम कर रहे हैं, हम अलग अलग बैक्टीरियल सैंपल्स पे भी काम कर रहे हैं. प्लांट सैंपल, प्लांट प्रोटियोमिक्स भी यहाँ पे तो ऑलमोस्ट प्रोटियोमिक्स के काफ़ी सारे फील्ड में ही हम काम कर रहे हैं. पौधों में प्रोटियोमिक्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है? प्लांट प्रोटियोमिक्स में एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, जैसे राइपनिंग प्रोसेस. जैसे कोई फ्रूट है, उसका राइपनिंग कितना, जैसे जब वो राइप नहीं है तब उसका ले सकते हैं हम, प्रोटियोमिक्स पैटर्न देख सकते हैं. और जब वो राइप, फल तो कुदरती तौर पर पकते रहते हैं, तो उसमें प्रोटियोमिक्स का रोल देखती हैं आप? नहीं, क्योंकि प्रोटीन्स चेंज होते रहते हैं ना उसमें. जैसे प्रोटीन्स मतलब कोई प्रोटीन ओवर एक्सप्रेस हो जाता है, जब राइपनिंग प्रोसेस में देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच गेट्स ओवर एक्सप्रेस्ड, तो वो पता चल सकता है. उससे क्या फ़ायदा होगा?
ऐसे हमें पता चलेगा कि ये प्रोटीन ओवर एक्सप्रेस होता है, तो उसको जैसे काफ़ी सारी चीज़ों में उसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमें पता चल सकता है कौन सा प्रोटीन अप रेगुलेट हो रहा है राइपनिंग प्रोसेस में, तो उसको हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है उसको यूज़ किया जाए वो राइपनिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। ऐसे बहुत सारे हम काम कर रहे हैं प्लांट प्रोटियोमिक्स में भी। तुम्हारा शौक तजस्सुस है काबिल तहसीन, खुशामदीद ख़वातीन। जब अस्पतालों से बीमारियों के सैंपल्स आते हैं तो वो आपसे किस तरह के नतीजों की उम्मीद रखते हैं? उसमें जैसे हमारे इसमें तो प्रोटियोमिक्स में जो आता है बेसिकली प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए, मतलब जैसे कोई भी प्रोटीन है वो पेप्टाइड से बना होता है, पेप्टाइड्स डिफरेंट अमाइनो एसिड से बना होता है, तो वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो जानना चाहते हैं। तो ये एक होता है मेनली प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन। फिर उसका प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, वेट क्या है प्रोटीन का, वो पता करने के लिए आते हैं। ये तो प्रोटियोमिक्स का हो गया काम। प्रोटियोमिक्स का मुस्तकबिल कैसा देखती हैं आप? मेरे ख्याल से प्रोटियोमिक्स का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई भी बायोमार्कर डेवलप होता है तो उसको वैलिडेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। प्लस बहुत अलग अलग तरह के डिज़ीज़ हैं, जो जैसे कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ है उसके भी नंबर काफ़ी इंडिया में तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, कैंसर है, तो वैलिडेशन काफ़ी इजी होगा। और फिर यहाँ पे आजकल काफ़ी मनी भी स्पेंड किया जा रहा है बायोलॉजिकल साइंस में, और जैसे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वर्कफोर्स भी काफ़ी अच्छा है। आप अपनी तहकीकी काम और निजी ज़िंदगी में तवाज़ुन कैसे कायम रखती हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, पर कभी कभी परेशानी होती है, क्योंकि मैं वाइफ भी हूँ और मदर भी हूँ, तो घर को भी देखना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किलें आते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम को उस तरह से डिवाइड करना पड़ता है, अपने काम को जैसे से बहुत अच्छे से प्लानिंग करना पड़ता है। ये है, जैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत देर से घर पहुंचूं, बहुत रात तक काम करती रहूं, कभी कभी करना पड़ता है, पर यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ कि बहुत लेट तक काम करना, क्योंकि घर में मुझे बच्चों को देखना पड़ता है। बट अगर ठीक से प्लान किया जाए काम को, और तो ऐसा कुछ मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद